क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ ने एक साथ 100 पुत्रों को कैसे जन्म दिया? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसमें छिपा है कोई ऐसा विज्ञान जिसे आज भी हम पूरी तरह नहीं समझ सके हैं? महाभारत, जिसे सिर्फ धर्म या धर्मयुद्ध की गाथा समझा गया, उसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक सोच को चुनौती दे सकते हैं। गांधारी का गर्भ, उस गर्भ का 100 टुकड़ों में बंटना और उन टुकड़ों का मिट्टी के कुंभों में पाला जाना, क्या यह कहानी सिर्फ प्रतीकात्मक है या संकेत है उस समय की ऐसी वैज्ञानिक प्रगति का जिसे हम क्लोनिंग, आईवीएफ और इनविट्रो तकनीक के रूप में जानते हैं? आज हम खोलेंगे एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा है। आज हम देखेंगे कौरवों का जन्म विज्ञान की नज़र से। दोस्तों, आप देख रहे हैं पुराना युग। गांधारी की अनोखी प्रसव कथा। महाभारत में वर्णित है कि गांधारी को एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त था कि उसके गर्भ से 100 पुत्र जन्म लेंगे। यह वरदान ऋषि व्यास से मिला था, लेकिन समय बीतता गया, महीने नहीं सालों गुजर गए, पर गर्भ से संतान का जन्म नहीं हुआ। और फिर गांधारी के अंदर निराशा की एक लहर उठी। क्रोध में, थकान में, पीड़ा में उसने अपना गर्भ जमीन पर पटक दिया, और जो गिरा वह कोई बच्चा नहीं था, बल्कि था मांस का एक कठोर पिंड। जरा रुकिए, यहाँ से शुरू होता है असली रहस्य। व्यास आए और उन्होंने कहा, यह कोई साधारण मांसपिंड नहीं, इसे 100 भागों में बांटो। हर भाग को रखा गया मिट्टी के कुंभों में, हर कुंभ को रखा गया विशेष घी और औषधियों से भरे स्थान पर, और समय के साथ हर भाग से निकला एक शिशु। 100 पुत्र और एक पुत्री थी दुसला। अब सोचिए, ये 100 भाग और ये कुंभ, ये नियंत्रित वातावरण, क्या सब कुछ वैसा नहीं लगता जैसे आज के लैब में विकसित भ्रूण? आखिर ऐसा कैसे संभव था? क्या ऋषि वेदव्यास सिर्फ एक संत थे या उस समय के जेनेटिक वैज्ञानिक? क्या गांधारी के गर्भ से उत्पन्न यह एकमात्र पिंड एक मल्टीपल जीनोमिक डिवीजन का संकेत है? क्या उस समय ऐसे सूक्ष्म विज्ञान का अस्तित्व था जिसे आज हम तकनीक के माध्यम से समझने लगे हैं? क्या कौरव क्लोन थे? विज्ञान की दृष्टि से विस्मयकारी विचार। जैसे ही ऋषि वेदव्यास ने उस मांसपिंड को देखा, उन्होंने कहा, यह दिव्य गर्भ है, इसे व्यर्थ मत समझो। अब सोचिए, जब एक ही स्रोत यानी गांधारी के गर्भ से उत्पन्न मांसपिंड 100 बराबर भागों में बांटा गया, तो हर भाग से एक अलग अलग संतान निकली। यह किस बात का संकेत है? क्या यह क्लोनिंग नहीं? क्लोनिंग का मूलभूत विज्ञान क्या कहता है? क्लोनिंग यानी किसी एक जीव की कोशिका से ठीक वैसी ही अनुकृत बनाना, बिना किसी स्त्री पुरुष के पारंपरिक संयोग के। साल 1996 में जब डाली भेड़ को क्लोन किया गया था तो वैज्ञानिक समुदाय में भूचाल आ गया था, लेकिन गांधारी के समय यह प्रक्रिया हजारों सालों पहले हो चुकी थी। क्या वेदव्यास ने एक ऐसे ही जैविक स्रोत से यानी मांसपिंड से 100 अलग अलग जीवन तैयार किए? अगर हाँ, तो यह सिद्ध होता है कि महाभारत काल में क्लोनिंग की प्रक्रिया का ज्ञान था। मिट्टी के कुंभ, प्राचीन इक्वेटर या प्रयोगशाला, हर मांस के टुकड़े को रखा गया मिट्टी के कुंभ में। वेदव्यास ने आदेश दिए कि हर कुंभ को घी और औषधि वनस्पतियों और गर्माहट देने वाले स्थान में रखा जाए। क्या यह आधुनिक इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से मिलता जुलता नहीं लगता? आज आईवीएफ में निषेचित अंडार को एक नियंत्रित तापमान और पोषक द्रव के बीच रखा जाता है, यानी विशेष लैब में विकसित किया जाता है। अब सोचिए, कुंभ कंटेनर, घी पोषक माध्यम, औषधियाँ, हार्मोनिक बैलेंस, गर्म स्थान, स्थिर तापमान। क्या यह संयोग मात्र है या उस समय के ऋषियों के पास जैव विज्ञान की इतनी सूक्ष्म समझ थी कि वे बिना आधुनिक यंत्रों के यह कर सकते थे? गांधारी की आंखों में पट्टी, अंधकार या एक प्रयोग? एक और दिलचस्प बात, गांधारी ने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। यह प्रतीकात्मक हो सकता था, पति के प्रति प्रेम का, लेकिन कुछ वैदिक वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक मानसिक प्रयोग था। गांधारी ने स्वयं को सेंसरी डेप्रिवेशन की अवस्था में रखा, जहां बाहर की दुनिया से कटकर उसने अपनी मानसिक शक्ति को गर्भस्थ जीवन पर केंद्रित किया। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मां का मानसिक, भावात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य गर्भस्थ शिशु पर असर डालता है। क्या गांधारी किसी सूक्ष्म मानसिक प्रयोग का हिस्सा थी? ऋषि वेदव्यास केवल ऋषि नहीं, एक प्राचीन वैज्ञानिक। ऋषि वेदव्यास का उल्लेख केवल एक महाकाव्य रचयिता के रूप में नहीं है,
बल्कि उन्हें एक ऐसे दिव्य पुरुष के रूप में देखा गया जो सृष्टि, डीएनए संरचना, जन विकास और मानसिक शक्तियों की समझ रखते थे। वे गांधारी के मांसपिंड को देखकर घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने तुरंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, टुकड़े किए, नियंत्रित वातावरण में रखा और जीवन को पोषित किया। क्या ये प्रक्रियाएं सिर्फ प्रतीकात्मक हैं या वे संकेत देती हैं उस युग की ऐसी विज्ञान की समझ की जो अब आधुनिक रूप में विकसित हो रही है? पांडवों का जन्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक और रहस्य। जब कौरवों का जन्म वैज्ञानिक चमत्कार था, तो पांडवों का जन्म भी किसी रहस्य से कम नहीं। कुंती को मिला था एक वरदान, वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उसे संतान प्राप्ति कर सकती थी। अब सोचिए, बिना शारीरिक संबंध के संतान का जन्म, क्या यह कोई जैविक ट्रांसमिशन का हिस्सा था? कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। फिर पांडु की अनुमति से यम, वायु और इंद्र से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल, सहदेव को जन्म दिया। यह सब कुछ उस समय के गुप्त विज्ञान जैसे डीएनए चयन, स्पेस ट्रांसमिशन या सूक्ष्म ऊर्जा का संचार का संकेत हो सकता है। यह कोई देवताओं का आशीर्वाद नहीं, बल्कि सटीक जीन चयन की प्रक्रिया का संकेत हो सकता है। भ्रूण विज्ञान और ऋषियों की समझ। वेदों में वर्णित है कि गर्भस्थ जीवन में ही व्यक्ति के गुण, स्वास्थ्य और भविष्य तय हो जाते हैं। आज का विज्ञान इसे स्वीकार करता है। फीटल प्रोग्रामिंग में माना जाता है कि गर्भ में मानसिक, भावात्मक और जैविक प्रभाव शिशु पर पड़ते हैं। महाभारत में अभिमन्यु का गर्भस्थ अवस्था में चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त करना, या अश्वत्थामा की गर्भस्थ संतान पर ब्रह्मास्त्र का असर, इन सब में भ्रूण विज्ञान के गहरे संकेत हैं। यह साबित करता है कि महाभारत कोई सामान्य युद्ध गाथा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक युग का दस्तावेज थी। क्या यह सब प्रतीकात्मक है? कुछ लोग कहते हैं महाभारत की कथाएं केवल प्रतीक है, उन्हें असल से कोई लेना देना नहीं है। पर क्या प्रतीक यूं ही बनते हैं? गर्भ का टुकड़ों में बंटना, कुंभों में विकास, गर्भस्थ ज्ञान, देवताओं से संतान, ये सब कुछ ऐसे ही हो जाता है? ऐसा लगता है जिसे केवल मनगढ़ंत कहकर टाल दिया जाए। बल्कि यह तो प्रतीक है उन प्राचीन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के जिन्हें आज का विज्ञान देर से पहचान पा रहा है। भारत की वैज्ञानिक धरोहर जिसे भुला दिया गया। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, हड्डियों की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और आयुर्वेद की उच्चतम जानकारी थी। सुश्रुत और चरक जैसे विद्वान कई शताब्दियों पहले सर्जरी और औषधि का ज्ञान रखते थे। तो क्या यह विश्वास करना कठिन है कि महाभारत काल में प्रजनन विज्ञान और क्लोनिंग जैसे रहस्य भी ज्ञात रहे होंगे? क्या आधुनिक विज्ञान इन रहस्यों को दोहरा सकता है? आज के वैज्ञानिक अगर इस कथा को खुले दिमाग से पढ़ें तो उन्हें मिल सकते हैं कई नए अनुसंधान के बीज। भ्रूण विभाजन और क्लोनिंग की प्राकृतिक प्रक्रिया, मानसिक शक्ति और गर्भस्थ संतान का संबंध, ह्यूमन सेल्स का कृत्रिम विकास, जेनेटिक मैनिपुलेशन की प्राचीन विधियाँ। हो सकता है महाभारत की इन कथाओं में भविष्य की तकनीक छिपी हो। निष्कर्ष, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। कौरवों का जन्म कोई कथा नहीं, बल्कि एक पौराणिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला का दस्तावेज है। गांधारी का गर्भ, वेदव्यास की प्रक्रिया, कुंभों में जीवन का पोषण, ये सब मिलकर हमें दिखाते हैं कि हमारे ऋषि मुनि केवल साधक नहीं, विज्ञान के भी ज्ञाता थे। आज की ज़रूरत है इस ज्ञान को केवल आस्था से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से और पढ़ने की समझ की तकनीक से हम जान सकें कि भारत की धरती पर कभी ऐसा युग था जहां ज्ञान और श्रद्धा, विज्ञान और अध्यात्म, जीन और जीवन सभी एक साथ चलते थे। अंत में दर्शकों से एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि कौरवों का जन्म एक वैज्ञानिक घटना हो सकती है? क्या महाभारत केवल कथा है कि वह विज्ञान का गुप्त दस्तावेज? जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर दें और सब्सक्राइब करें पुराना को, जहां हम इतिहास के हर रहस्य को खोलते हैं विज्ञान की रोशनी में। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय विज्ञान।